राधे राधे सभी को। आशा है आप सब मस्त बिंदास और घर पे इस समय पढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ की ये वीडियो रहने वाली है, वो रहने वाली है 12 सितंबर को होने वाली फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस। और मैं आपको अपना अप्रोच इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरह मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ, किस तरह मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है, एक बार इसको देख लेते हैं और मन में दोहरा लेते हैं। ये श्लोक आपको ध्यान रखना है, ये श्लोक आपको पेशेंस रखना सिखाएगा। पेशेंस सिखाएगा, साथ साथ ये भी बताएगा कि आपको सिर्फ हार्डवर्क, अपने कर्म पे ध्यान देना है। ठीक है, अपने काम पे ध्यान देना है, एक्शन की फिक्र नहीं करनी। आप अगर अच्छा करोगे, मन से करोगे, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, बिलीव इन गॉड्स प्लान, बेसिकली यही मतलब है इसका। ठीक है, तो इसी श्लोक के साथ हम बढ़ते हैं आगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस स्टार एंड डॉलर रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर 72864 स्टार डॉलर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5। तो ये नंबर जो है 72864 स्टार और डॉलर, ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या आए इन दोनों जगह पे, बेसिकली ये पूछ रहा है। आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 सब में है, तो 5 से तो ये पास कर गया। मतलब ये जो है डिपेंड कर रहा है 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट से पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। ठीक है, ये बोलता है मतलब कि 4 स्टार और डॉलर, 4 स्टार और डॉलर जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर लास्ट में 5 आएगा तो डिविजिबल नहीं होगा 8 से, तो ये दोनों तो ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो गए। तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में से है, मतलब 4 या 2। अगर यहाँ ये 0 होगा, लास्ट वाला कंफर्म हो गया। अगर यहाँ पे 4 डालते हैं तो क्या ये डिविजिबल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 2 नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार दूसरे को वेरीफाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। मैंने आपको बेसिकली हर स्टेप बताया है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। ये विथिन 10 to 15 सेकेंड से आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें टेबल दे रखा है। टेबल में हमें मंथ्स दे रखे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और 4 कंपनी दे रखे हैं PQRS। हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी Q एंड S इन मे कहाँ है? मे ये रहा। और हमें Q और S की बात, टोटल कितनी सोप्स बेचे हैं वो निकालना है। तो कितने? 1540 और 1736। 1540 और 1736 यानी कि 6, 7, 2, 3। ठीक, इतने। और पूछा क्या है? पूछा है कि ये जो आंसर आया ये कितना परसेंट मोर है देन द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी P इन जुलाई। जुलाई में कंपनी P ने जितने सोप बेचे उससे कितना कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखो टोटल इतना आया, इसमें से पहले दिखा लो कितना ज़्यादा है। निकालोगे तो आएगा 6541। तो 1456 ज़्यादा है किससे? परसेंट निकालना है ना, तो पीक से। ठीक है, इंटू 100 काटो, ये 91 और ये कितना आएगा? 728। हाँ, ये इसका 8 गुना है ना। तो 80% आ गया, 80% आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अप्रोच करना था। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस मैं बिलीव करता हूँ कि आप जो है वो फटाफट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब हासिल वगैरह में करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बस जल्दीबाजी में एक नंबर गलत नहीं कर देना है। ठीक है, चलते हैं आगे आज के थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, इन अ ट्राइंगल PQR S इज अ पॉइंट ऑन साइड QR सच दैट PS इज परपेंडिकुलर टू QR। कहने का मतलब ये है, सपोज ये ट्राइंगल है PQR, PQR, QR पे एक परपेंडिकुलर गिरा है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये S पॉइंट है।
आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखो पी एस पी आर, पी एस पी आर। अच्छा देखो पहली बात तो क्या है, अगर ये एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसमें लगाओगे तो ये बोलेगा पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, ठीक है। और ये बोलेगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों है ना इसमें, इसमें पी क्यू भी है और पी एस भी है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है पी एस, तो पी एस को रख दो एक साइड, ठीक है। तो पी एस को पहले वाले में एक साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो कि ये कहाँ पे फिट कर रहा है, तो ये देखो पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है। अच्छा इसको इधर ले आए हैं और इसको इधर ले आए हैं, बेसिकली शिफ्ट कर दिया, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी गलत लगा दिया मैंने, ये कैसे हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा पी आर प्लस क्यू एस, ठीक है। मतलब कि क्यू एस को इधर ले आओगे, देखो ये दोनों इक्वल हो गए, पहली बात तो ये दोनों इक्वल हो गए, पी क्यू आर माइनस क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, क्यू एस को पी आर के साइड रखा है, पी आर के साथ जो है क्यू एस को रखा है, मतलब ये माइनस से वहाँ जाके प्लस हो गया, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस हो गया, और ये एस आर जो माइनस में था ये यहाँ जाके प्लस हो गया, तो बस इन्होंने यही शिफ्ट वगैरह कर दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपको करना था। कंफ्यूज हो गए, एक बार वापस बताता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर था तो हमने सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा कि साइड जो है पी एस कॉमन है दोनों में, तो हमने पी एस साइड की वैल्यू निकाल ली। पी एस साइड की जब वैल्यू निकाली तो दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, दोनों को हमने साथ में रख दिया, साथ में रखने से हमें ये मिला, ठीक है। अब हमने देखा कि पी आर के साथ क्यू एस है, तो पी आर के साथ जो है वो क्यू एस है, तो हमने क्यू एस को इधर भेज दिया। क्यू एस भेजने से इधर समझ में आएगा कि क्यू एस जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो क्यू एस जो है वो प्लस में हो जाएगा। सेम चीज़ है, पी क्यू को पी क्यू के साथ एस आर पहुँच जाएगा, एस आर यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हमने बस इतना ही किया, ठीक है। बस इसी चीज़ का ध्यान देना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन जो नॉर्मली आपने देखेंगे ईजी आते हैं, बस आपको बॉडमास के नियम का फॉलो करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर 1 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 7 में से 4 गया 3 आएगा, और 3 में से 3 गया 0 आएगा, मतलब कि 15.5 माइनस 0 कितना होगा, 15.5 ही होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था, तो आपको ये विथिन 5 सेकंड्स आप कर सकते थे। बस ध्यान रखना है बॉड मास में दो चीज़ में गलती होती है, एक तो हम बॉड मास का नियम, ये सिंप्लीफाई में दो चीज़ की गलती होती है, या तो हम बॉड मास का नियम फॉलो नहीं करते, या फिर हम जल्दीबाजी के चक्कर में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों चीज़ आपकी कंट्रोल में है तो आप बहुत बेहतरीन पेपर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे बोलता है द इनकम ऑफ पी क्यू आर are in the ratio 10 raised to 12 raised to 9 and their expenditure is 12 raised to 15 raised to 8। Q जो है 25% सेव करता है, तो रेशियो बताना पी क्यू आर का। सिंपल सी बात है, पहली बात तो क्या है, पी क्यू आर 3 बंदे हैं, उनकी इनकम है 10 12 9, और एक्सपेंडिचर है 12 15 और 8, ठीक है। सेविंग का हमें रेशियो निकालना है, सिंपल सी बात है। 25% सेव करता है वो तो ठीक है, लेकिन देखो इनकम 10 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 12 है। आपके पास 50 रुपये तनख्वाह आ रही है आपकी, 70 रुपये कैसे खर्च कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है ना। तो पहले हमें इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए क्या करना है, इनका सम देखो, 10 प्लस 12 प्लस 9 कितना हो गया 21, और 12 प्लस 15 प्लस 8 हो गया 35। दोनों सेम नहीं है, इनको सेम बना लो तो ठीक है। आपको पता है ये 7 3 है और ये 7 5 है ना, तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। तो आपके पास आंसर निकल के क्या आएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा, तो ये होगा 50, ये 12 पंचे 60, और ये 5 9 45, ठीक है। 12 3 36,
15 × 45 और ये 24। अब माइनस कर लो, क्योंकि अब देखो दोनों को जोड़ोगे सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 - 16 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 21 हो गया। हमें ऑलरेडी यही मिल गया, तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हमने नॉर्मली सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है, अगर नॉर्मल ये जो है रेशियो अगर सही होते, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे 9 आपकी इनकम है, 8 खर्च कर दिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ 12 इनकम है, 15 खर्च कर दी, कैसे पॉसिबल है? समझ रहे हो? 100 रुपये आपकी तनख्वाह है, आप 200 रुपये खर्च कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर को पहले उनके रेशियो को सेम इक्वल बनाना था, ठीक है। बस उसके बाद आप सॉल्व कर सकते थे। तो यही हमने इसमें बेसिकली किया, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं चुटकियों वाले हैं, तुरंत कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें 100 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। उनके मार्क्स आ रखे हैं किस में से? 50 में से, 50 में से मार्क्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में और एग्रीगेट दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इफ़ एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड हैं पास होने के लिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है, तो कितने बच्चे एलिजिबल हैं? 40% मतलब कि 50 का 40% कितना होता है? 40% 50 का कितना होगा? सिंपल सी बात है, 20 होगा। तो 20 मार्क्स देख लो किसमें? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स से ज़्यादा किसके हैं? 65 बच्चों के हैं। तो कितने बच्चे आगे स्टडीज़ के लिए क्वालिफाई करेंगे? 65 स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई। तो यही हमारा आंसर था। इसमें क्या था? कुछ नहीं था, बस आपको ये मार्क्स देखना था, क्योंकि यही मेन था, कितने में से पूछा गया है। नॉर्मली 40% लोग हैं, बहुत से लोग जो हैं वो 40% को 40% ही मानेंगे, 40 मार्क्स मानेंगे। तो 40 मार्क्स वाला कौन सा है? ये 3 है। अब 3 ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो दिमाग लगाएंगे कि भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो वही चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को सांस लेके पढ़ो, ठीक है। मतलब सांस लेने का मतलब क्या है? थोड़ा तसल्ली से पढ़ो, तो आप बेटर वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, AB equals to FD और एंगल A equals to D, the two triangles are congruent by SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर। तो आपको तीसरी चीज़ क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए? तो दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए। ABC, DEF, क्लियर? तो AB जो है FD से इक्वल है, AB जो है FD से इक्वल है, सही है। इसलिए मैंने DEF ऐसे लिखा, इधर नहीं लिखा, ठीक है, समझाने के लिए। और जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है। हमें SAS लगाना, मतलब साइड एंगल साइड। तीसरी साइड कौन सी चाहिए? तीसरी साइड हमें ये चाहिए। तो ये कौन सी है? AC जो है वो DE के इक्वल होना चाहिए। ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, समझ गए आप? तो यही चीज़ इसमें बस थ्योरम लगानी थी, और वही पूछा था कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो ये वाली साइड की जो हमें AC साइड की रिक्वायरमेंट थी, DE साइड से इक्वल होने से। जैसे ये इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS थ्योरम, ठीक है, SAS रूल कह लो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और मैंने आपको बताया है पहले भी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 5 तरीके होते हैं, ठीक है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। अगर ये पांचों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया लग रहा है दो ट्राइंगल पे, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये वाला साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ये वाला होता है सिमिलर का। इस चीज़ का ध्यान देना है। कभी कभी कॉन्ग्रुएंसी लिखता नहीं है, सिर्फ सिंबल दे देता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। 8th क्वेश्चन बोलता है दो पाइप हैं A एंड B, कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप हैं A B, वो जो है A पाइप जो है 10 मिनट्स में फिल कर देता है, B पाइप जो है 20 मिनट्स में फिल कर देता है। एंड C पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 30 मिनट्स। C जो है वो खाली करने वाला पाइप है, उल्टा चलता है वो, ठीक है। A B भरते हैं, C खाली करता है। C जो है 30 मिनट्स में खाली करता है। बोला है कि तीनों पाइप ओपन कर दिए, लेकिन पाइप C जो है वो 2 मिनट पहले, 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड जो है वो उसको बंद कर दिया। मतलब दो पूरे एंड तक कौन से पाइप चले? इन 2 मिनट तक कौन से पाइप चले? A और B चला, C बंद हो गया 2 मिनट पहले, मतलब A और B लास्ट तक चले, ठीक है। अब निकाल लो यहाँ पे, सेम वही चीज़ हम नॉर्मली निकालते हैं। A B C
3 है, 10 है, ये 20 है, 30 है, एलसीएम ले लो, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। ये एफिशिएंसी है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब देखो सी पाइप जो है वो वो क्या बोलते हैं, पानी एम्प्टी करता है, मतलब खाली करता है। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो 6 3 9 -2, मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब ए जो क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, सी जो है 2 मिनट पहले बंद हो जाता है, मतलब ए भी चलते हैं 2 मिनट तक, तो 2 मिनट तक चलेंगे 9 एफिशिएंसी से, तो 2 मिनट में कितना कर देंगे, 18 काम कर देंगे। 18 काम इन्होंने कर दिया, कितना बचा, 42 बचा। 42 काम तीनों करेंगे। ठीक है, तो तीनों करेंगे किससे, 7 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट लगेंगे। तो अब उसने पूछा कि टोटल टाइम कितना लगा, तो देखो 6 मिनट यहाँ लगे, 2 मिनट यहाँ लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल हो गया 8 मिनट्स। ठीक है, बट ध्यान इसी में यही देना था आपको, क्वेश्चन में देखो 6 मिनट भी दे रखा है, तो आपने अगर यहाँ 6 लगा के तुरंत सॉल्व कर दिया तो आपका यहीं पे सिली मिस्टेक हो जाएगी। आपको पूछा क्या है, ये नहीं पूछा कि तीनों जो है कितने कितने टाइम तक चले, ये पूछा है कि टंकी कब भरी, तो ये वाला टाइम भी ऐड होगा और ये वाला टाइम भी ऐड होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वो उनको पता है कि बच्चा गलती कहाँ करता है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन बनाए जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ पेमेंट ऑफ ₹120 इज मेड विथ ₹10, 5 और 6 2 कॉइन्स। ठीक है, तीन तरह के सिक्के हैं, 10 के, 5 के और 2 के, और 120 रुपये की पेमेंट करी, और टोटल कॉइन जो है 25 यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो मान लो 10 रुपये का जो सिक्के हैं वो एक्स हैं, 5 रुपये के सिक्के वाई हैं, और 2 रुपये के सिक्के जेड हैं। तो बोला है कि टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल सिक्के हैं 25, ये बोला गया है। ठीक है, और साथ साथ ये बोला है पेमेंट, टोटल पेमेंट कितनी है 120, मतलब कि 10x प्लस 5y प्लस 2z जो कितनी है 120 है, ये भी बोला गया है। हमें निकालना है कि 10 सिक्कों वाला कॉइन जो है कितने इस्तेमाल करें, मतलब हमें x निकालना है। क्लियर, पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन समझ में आया, आपको x निकालना है कि 10 रुपये के सिक्के जो हैं कितने इस्तेमाल हुए। सिंपल सी बात है, जब x निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसको वहीं रखना है, उसको छेड़छाड़ी नहीं करनी है, तो x को छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ठीक है, तो x के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, याद रखना ये चीज़। तो हम जो है यहाँ पर z को ले लेते हैं, तो z की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो 25 माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगी। इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो 10x प्लस 5y प्लस 2, z की वैल्यू क्या ली है हमने, 25 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 120। तो ये हो जाएगा 10x माइनस ये 2x हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। वैसे ही 5x माइनस 2x 3y, 5y माइनस 2x 2y 3y हो जाएगा, और 25 दूनी 50 इक्वल्स टू 120। 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 70, ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब हम, क्योंकि देखो ऑप्शन में हमसे पूछा x है, तो ये x की वैल्यू दे रखी है हमको, दे रखी कि नहीं दे रखी, तो अब हमें यहीं पे ये चीज़ ट्राई करनी है। ठीक है, फटाफट करनी है। यहाँ पे पहले मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन आपको सब कुछ पहले केस में x की वैल्यू 6 पुट करो, तो 48 हो जाएगा, 48 प्लस 3y इक्वल्स टू 70। ठीक है, 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 22। क्या y जो है 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे सेकंड ट्राई करो, x को रखो 4, कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 32 प्लस 3y इक्वल्स टू 70। ठीक है, 3y इक्वल्स टू 38। क्या y की वैल्यू निकल के आएगी, पॉइंट में निकल के आएगी, नहीं आएगी, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि कॉइन की गिनती कभी पॉइंट में नहीं हो सकती। आप बोल सकते हो एक सिक्का है, 2 सिक्का, ये थोड़ी बोल सकते हो 1.6 डेढ़ सिक्का है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना, ऐसी सेम चीज़ है। थर्ड की 10 की एक्स की वैल्यू 10 पुट करो, तो ये कितना आ जाएगा 80 प्लस 3y इक्वल्स टू 70। 3y इक्वल्स टू -10, माइनस में भी वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा 8, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो सोच लिख लो x इक्वल्स टू 8। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो 64 प्लस 3y इक्वल्स टू 70, 3y इक्वल्स टू 6, तो y यहाँ पर सॉल्व हो रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन आपको प्रॉपरली लिख के समझाई है, लेकिन वो चीज़ आप लिखोगे नहीं। छोटी सी इक्वेशन है, छोटा सा सॉल्यूशन है, फटाफट मन में सॉल्व करके फटाफट यहीं पे काटते चलो, एलिमिनेट करते चलो। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार देखा है। ठीक है, मैंने पिछले बार जो है मुझे याद है मैंने क्लियरली दूसरे तरीके से कराया था। इस बार जो है मैंने ऑप्शन के थ्रू कराया है। मैंने आपको बताया था दोनों तरह से मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने पिछला वाला जो है वो आपको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी वाले साइन के थ्रू करवाया था। ठीक है, इस वाला मैंने ऑप्शन के थ्रू करवा दिया। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपको सूट करेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन सिंपल सा कुछ नहीं बोलता है, एक्स की वैल्यू निकालनी, इसको सॉल्व करना है। मतलब बोल रहा है 28.9 अपॉन एक्स है और एक्स अपॉन 36.1 है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 28.9 इंटू 36.1। ठीक है, एक्स हो जाएगा इनका अंडर रूट। ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना, आपको मन में करना है। 289 किसकी होती है, 17 की होती है, तो वही 1.7 बन जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 19 का होता है, तो 1.9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 3 2 3 323 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको पता तो है ना, 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है और 19 का स्क्वायर जो है 361 होता है। ठीक है, तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए एटलीस्ट 20 तक या 22 तक मैं बोलता हूँ, प्रेफर करता हूँ। 22 तक नॉर्मली पूछते हैं, तो 22 तक आप जो है स्क्वायर वगैरह याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, हमें स्टार्टअप्स दे रखे हैं कि डिफरेंट सेक्टर में, एग्रीकल्चर में 12% है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 15% है, एजुकेशन में 24% है। इस तरह से हमें स्टार्टअप दे रखे हैं। हमसे पूछा है इफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इज 2910, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन एजुकेशन और एग्रीकल्चर में कितने हुए। तो एजुकेशन में 24 है, एग्रीकल्चर में 12 है, टोटल कितना हो गया, 36% हो गए। 36% किसका, 2910 का। कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 6 बाय 10। ठीक है, तो 1.47 यही है हमारा एक आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था। थोड़ा टाइम लगता है मैं मानता हूँ, लेकिन आप इजीली कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। क्लियर, चलते हैं आगे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है दी हाइट ऑफ a सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड लेटर सरफेस एरिया इज 1762 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। तो आपको पता है वॉल्यूम तो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बट हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ पाई की। पाई को पता है 22/7 होता है, मतलब कि 11 का मल्टीप्लाई होता है, और 11 का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे लगा देंगे। क्या होता है वो होता है कि इवन प्लेसेस पे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है। 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 -4 आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होता। 2 माइनस 6, 6 माइनस 2 4 आएगा, ये भी नहीं होता। 4 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, ये डिविजिबल होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है। ये ट्रिक आप याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इजीली काम आती है। जहाँ पे भी पाई की वैल्यू 3.14 हमें नहीं रखनी, ठीक है, वहाँ पे ये ट्रिक 100% काम आ जाएगी, जिस भी फॉर्मूले में पाई यूज़ होता है तो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने आपको सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम मैंने बार बार रिपीट करवाया है, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, साथ साथ मैंने आपको बोला डिविजिबिलिटी टेस्ट भी किस किस का याद कर लो, 7, 9, 11 का याद कर लो। ठीक है, ये बार बार पूछते हैं। चलते हैं आगे 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन बोलता है राज डिवाइड्स ₹1200 इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। ठीक है, 3 हिस्सों में उसने बांटा, एक 2 का रेशियो है, एक 1 का है, एक 3 का है। उसने बोला दी अमाउंट
इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट हियर। 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है 3 है, तो 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट 3, सम पूछा ना, सम मतलब प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा ये वाला 2 इंटू 1। इसका कितना मतलब कितना पैसा है, तो ये पहले 9 है और ये 2 11 है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो इसमें फिर से हम लोग लगा देंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 4 - 2 8 - 1 7, 2 - 2 0, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर हो जाएगा। और 2 - 0 2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या, इसमें हमें देखो, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया ना। इसमें हमें सम नहीं निकालना पड़ा कि भाई जो तीन रेशो में हिस्सा है उसका वो कितना अमाउंट है, एक एक में एक हिस्सा है वो कितना अमाउंट है, फिर उसको हमें 3 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। और ना ही हमें 2 से गुणा करने की पड़ी, मतलब हमने लॉन्ग प्रोसेस को आपको सिंपल ही कर दिया। तो बहुत बार आपकी छोटी छोटी जो कोशिशें हैं वो आंसर दे जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये कोई नहीं देखता कि आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है, अगर आपका आंसर सही हो रहा है तो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोलता है शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल एट 5000। तो शॉपकीपर ने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, 20%, 15%, 10%। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। तो इसका दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ किस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए, वो होगा 35 - 3 32 होगा, 32 आ गया। फिर इन दोनों का निकालिए सक्सेसिव डिस्काउंट, 32 + 10 42 - 3.2 38.8, 38.8 का ओवरऑल उसको डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 61.2% ऑफ 5000, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि देखो 80% का डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस 80% होगा। उसने फिर 15% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस 85 होगा। और 10% डिस्काउंट दिया तो 90 होगा। किसका, मार्केट प्राइस कितना है 5000। एक ये तरीका है, ठीक है। इसको कट करके निकालोगे तो कितना आएगा, यहीं के देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 612 × 5, 612 × 5 मतलब कि 0 6 3060 3060, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे तब भी 3060 ही आएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास। आप फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, वैसे फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा दिया तो याद रख लेना इसको, नोट लगा देता हूँ मैं इसमें, ये फॉर्मूला, ठीक है। सक्सेसिव प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है x + y + xy/100। लेकिन डिस्काउंट का क्या होता है, x + y - xy/100। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, ये चीज़ है, ठीक है। और सक्सेसिव डिस्काउंट का वो वाला होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48। 12 नंबर का जो एवरेज है वो 48 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव इज 45 एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4, 5 के बाद 2 4 और उनका 52 है। मतलब कि टोटल 9 नंबर हो गए। 10th नंबर बोलता है इज 10 लेस देन 11th नंबर, और 5 मोर देन 12 नंबर। कहने का मतलब यह है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। 12 हमारे पास नंबर है, ठीक है। 12 हमारे पास नंबर है और 12 का एवरेज कितना है 48, मतलब सम इतना हो गया। उसमें से 5 नंबर जो हैं वो 5 नंबर जो हैं उनका एवरेज है 45, और उसके बाद 4 नंबर जो हैं उनका एवरेज है 52। 9 हो गए, 9 नंबर हो गए। एक 10वां है, एक 11वां है, एक 12वां है। जो 10वां नंबर है वो 11वें से 10 कम है, तो मतलब 11 को मान लो x है, तो ये x - 10 हो गया, ठीक। 12वां नंबर जो है वो 5 ज़्यादा है किससे,
10th नंबर से, 11th नंबर से, सॉरी नहीं, 10th नंबर जो है वो 5 ज़्यादा है 12 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 50। ठीक है, 5 ज़्यादा है इससे। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको निकाल लो, हमको पता है, क्या पता है, 5 × 45 प्लस 4 × 52 प्लस 10th नंबर प्लस 11th नंबर प्लस 12th नंबर, इनका सम कितना है, इसका सम है 12 × 48। सॉल्व कर लो, 225, ये हो जाएगा 208, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 25 इक्वल्स टू 576, 3x माइनस 25, 576 माइनस 225, ये कितना हो जाएगा, 433 हो जाएगा, 433 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 143, 3x हो जाएगा 143 प्लस 25 यानी कि 168, x हो जाएगा आपका 56, x कितना आ गया, 56। ठीक, अब x क्या था, x था आपका 11th नंबर, तो ये कितना आ गया, 56। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर, तो 12th नंबर कितना होगा, 56 माइनस 15 यानी कि 41, इनका एवरेज पूछा है, तो 56 प्लस 41 का एवरेज निकाल लो, ये हो जाएगा 797/2 यानी कि 48.5, 48.5, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये मैंने बेसिक से समझाया आपको। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मैंने बेसिक से कराया है। अगली बार मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, अगली बार सेम क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं ट्रिक बता दूँ। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास 12 नंबर थे 48 की एवरेज से। ठीक है, 12 नंबर का एवरेज था 48, तो 12 नंबर का सम कितना होगा, 12 × 48 हो जाएगा। पहले 5 नंबर जो थे उनका उनका एवरेज था 45, तो उनका सम कितना हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 5 × 45। अगले 4 हैं 52, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 4 × 55। 10th नंबर, 11th नंबर और 12th नंबर के बारे में जानकारी ये रखिए कि 10th नंबर जो है वो 10 कम है 11th से और 5 ज़्यादा है 12 से, तो 11th को हमने मान लिया x, उससे 10 कम है, उससे 10 कम है कौन सा, हाँ उससे 10 कम है 10th वाला। ठीक है, और 12 से ये 5 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 10th वाला नंबर 5 ज़्यादा है, तो मतलब 12 क्या है, 5 कम होगा, तो x माइनस 10 माइनस 5 कर लो, तो ये x माइनस 15 हो जाएगा। क्लियर, बस हमने यही इक्वेशन यहाँ पे लिख दी और फटाफट कैलकुलेशन करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। x हमारा था 11th नंबर और हमें 11th और 12th का एवरेज निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया, आंसर आया 48.5। क्लियर, अगली बार मैं आपको इसको और इजी वे में समझा दूँ, इजी वे में करना सिखा दूंगा शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो आपको बेसिक पर आपको याद रखना है। तो ये जो सेशन था इसमें मैं आपको बेसिक समझा दिया, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन पूछता है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ABCD। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप कर लो क्रॉस, वो कर लो रेशनलाइज कर लो। ठीक है, ये 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस साइन हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो ये 1 प्लस एस, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ पर सी बचेगा। तो अभी इसको अलग अलग कर लो, तो 1 प्लस सी और साइन प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो सेक प्लस टैन कहाँ पे है, सेक प्लस टैन है यहाँ, इस चीज़ से इस तरह से आपको करना था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपने ध्यान दिया होगा, इसमें मैंने साइन को s माना है, कॉस को मैंने c माना है। इससे क्या है, आप लिखने से बचते हैं टर्म को। ठीक है,
क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है ना भाई, तो जितना कम लिखेंगे उतनी अच्छी बात है। अब मैं इसको 1 प्लस साइन लिखूँ, फिर मैं 1 प्लस यहाँ पे भी साइन लिखूँ, फिर सॉल्व करूँ तो लंबा हो जाएगा ये, इसलिए मैंने 1 प्लस एस एस और सी का मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको टाइम बचाना है, टाइम मैनेज करना है, जितना आप टाइम मैनेज करेंगे उतना ही आप बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा होल क्यूब है, 1/tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है ये निकालना है। तो देखो यहाँ से साइन कॉमन आ रहा है, तो पहले साइन इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस आ रहा है यहाँ पे, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इसका होल क्यूब। ठीक है, 1/t tan माइनस सेक को हम सेक ही लिख लेते हैं क्योंकि शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो सेक, देखो 1 माइनस, अच्छा फॉर्मूला बता देता हूँ मैंने आपको याद नहीं करवाया ये वाला फॉर्मूला क्योंकि हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये यही होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, तो 1 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा tan साइन अपॉन कॉस, क्या बचेगा tan, और ये क्या है tan क्यूब है, tan क्यूब मल्टीप्लाई 1/tan माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कट गया, ये tan स्क्वायर बचा, तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आपको फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसका उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा -1 हो जाएगा, -1 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, तो आपको ये इसमें इस केस में ये फॉर्मूला याद कर लेना है ताकि आप फ्यूचर में इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। क्लियर, हमने सिंपल सा सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया, हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है ना। वैल्यू पुट से भी आपको, क्योंकि आप जानते हैं साइन 45 और कॉस 45 जो है सेम होता है, तो 40 थीटा को आप 40 वैल्यू पुटिंग करके थीटा को 45 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। तो ये सेकंड मेथड है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं उस तरीक़ों से आप सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं आगे। 18 क्वेश्चन पूछता है कि अगर t की वैल्यू 2/5 है तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, तो फटाफट हमें कुछ नहीं करना है, इसकी जगह t की जगह 2/5 लिख दो, 2/5 का क्यूब प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 9/5 इंटू टी कितना है 2/5, 2 का स्क्वायर 8, 5 का स्क्वायर 125, 3 का स्क्वायर 27, ये 125 प्लस 9 दूनी 18, 18/25, एलसीएम ले लो 125 आएगा, 8 प्लस 27, ये 18 पंचे करना पड़ेगा, 18 पंचे 90। ठीक है, 90 प्लस 8 98 प्लस 27 125 अपॉन 125 कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंप्लीफाई किया हमने और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व कर दिया। बस ध्यान ये रखना है क्योंकि ये जो बाकी ऑप्शन है ये भी आप इसलिए दे रखें कि आप हल्की से सिली मिस्टेक करो और फटाक से चूना लग जाए आपको, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आज के 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन जो है बोलता है एन दो बंदे हैं जो सर्कुलर ट्रैक पे वॉक लगा रहे हैं, दे स्टार्टेड एट 5 AM, 5 AM को उन्होंने शुरू किया फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है याद रखना है, एम एन वॉक एट द स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर और एन जो है वो 2 राउंड्स पर आवर, मतलब एम की स्पीड है 5 राउंड पर आवर और एन की स्पीड है 2 राउंड्स पर आवर। ठीक है, 5 बजे शुरू किया, उन्होंने पूछा कि 6:30 तक वो कितने बार एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। 6:30 मतलब कि 5 बजे से 6:30 के बीच में कितना कितना होता है 90 मिनट का है फासला,
तो 90 मिनट में वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब सिंपल सी बात समझो, अपोजिट डायरेक्शन बोला है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या होती है, प्लस होती है, तो एम और एन को प्लस कर लो। अब आप बोलोगे सर ये तो स्पीड दे नहीं रखी, ठीक है, इसमें देखो राउंड में बात की गई है। अब मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ। ये सर्कल है, इन्होंने यहाँ से शुरू किया, एक राउंड लगाया, ठीक है, मतलब पूरा घूम गए। मतलब एक राउंड का मतलब क्या है, एक राउंड का मतलब क्या है कि पूरा सरकमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस उन्होंने कंप्लीट कर लिया एक राउंड का। एक राउंड का मतलब ये है, क्लियर। तो 5 राउंड लगाते हैं 1 घंटे में, तो 5 राउंड पर आवर ये इनकी स्पीड मान लो, तो एम और एन कितनी हो जाएगी, 7 राउंड पर आवर हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब उनको एक राउंड लगाने में टाइम कितना लगता है, तो एक राउंड लगाने में उनको लगता है, एक राउंड लगाने में उनको लगता है किस स्पीड से, 7, एक राउंड लगाने में उनको लगता है 7 राउंड पर आवर की स्पीड से। कितना टाइम लगेगा, देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो क्लियर, डिस्टेंस कितना है 1 राउंड, और टाइम की स्पीड कितनी है 7 राउंड पर आवर, तो कितने टाइम लगेगा, इनको लगेगा 1+1/7 आवर लगेंगे। 1+1/7 आवर का मतलब क्या है, 60/7 मिनट, ये क्लियर। अब हमको निकालना है कि 90 मिनट में वो कितना बार एक दूसरे को क्रॉस किए, तो 90 मिनट में वो कितनी बार क्रॉस करेंगे, निकाल लो भाई, काट लो, 9×7/6 कट कर लो, 3 2 7 या 21, 21/2 यानी कि 10, 10.5, मतलब एटलीस्ट 10 बार तो वो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, क्लियर, 90 मिनट में। तो ये इस तरह से हमें आंसर निकालना था, ठीक है। आप अब बोलोगे 10.5 तो आंसर आया, आपने 10 को लगा दिया, भाई देखो 0.5 आप नहीं बोल सकते ना कि भाई आधे राउंड में लगाया उन्होंने, पूरी एक राउंड की बात हो रही है, पूरे एक राउंड में कितनी बार क्रॉस करेंगे वो, तो 10 बार, मतलब आधा आधा क्रॉस करेंगे, ये क्या कोई बात नहीं ना, उस तरह से आप समझो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस, ये चीज़ मैं आपको बहुत बार क्वेश्चन में कराते कराते बोल चुका हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन हो गया, जिसका मैंने पहले आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा था जब हमने दूसरे तरह के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन पूछता है कि 2 सर्कल हैं जिनकी एक की रेडियस 16 है, एक दूसरे की रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो आपको कॉमन टेंजेंट निकालना है। कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2r1r2। तो लगा दो भाई, r1 कितना है 16, r2 कितना है 8, 4×4×4×2, हाँ यही है। 4 कॉमन ले लो और 2 कॉमन ले लो, 4 दूनी 8, 8 बाहर आ गया, 16√2 आंसर आ गया, 16√2, क्लियर। ये सिंपल मैंने आपको बताया है कि जब 2 सर्कल आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, ठीक है, और उनकी रेडियस दे रखी हो, तो कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो यही होता है। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ठीक। चलते हैं आगे 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन पूछता है x+1/x जो है 15 दे रखा है, ठीक है। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। पहले आप क्या करो, इसमें से x कॉमन ले लो, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो x - 9 हो जाएगा और प्लस 7/x हो जाएगा, 7x है, ठीक है। नीचे से x कॉमन लेंगे तो आएगा x + -1 + 1/x, कट कर लो। ऊपर से 7 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया तो ये बचा x + 1/x -9, ठीक है। और ये दोनों साथ में लिख दो, x + 1/x -1, ठीक है। सेम ही लिखा है हमने, वो आगे पीछे कर दिया, बस इतना ध्यान। x + 1/x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 15, तो 7 × 15 -9, और इसकी वैल्यू 15 है, 15 - 1 यानी 14, 14, 15 × 7, 17 पंजे 105 -9 यानी कि 48/7, 48/7 हमारा आंसर। कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दी है,
नहीं की कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये 96/14 आएगा, मैंने फटाफट इनको कट कर दिया, ठीक। चलते हैं आगे 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोलता है एक टेबल हमें दे रखा है, ठीक है, और उस टेबल में हमें रेफ्रिजरेटर का प्रोडक्शन दे रखा है ओवर द ईयर्स 2011, 12, 13, 14, 15 में। आपसे बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, बी टाइप का इज क्लोजेस्ट टू द एवरेज प्रोडक्शन, उसी के एवरेज से वो कौन से साल में सबसे पास रहा है। तो इसका पहले एवरेज निकाल लो, इन दोनों को, इन सबको कर लो प्लस, इन सबको प्लस करोगे तो आएगा 0.059। तो अब इसका निकाल लो एवरेज, कितना है ना, 1900 आएगा। तो 1900 के पास क्या है, देखो इसमें तो 100 का डिफरेंस है, इसमें 10 का है, इसमें भी 10 का है, इसमें 40 का है, इसमें कितने का है, 60 का है डिफरेंस आसपास। तो आसपास पास कौन सा है, 2012 और 13 में है, कितने का, 10-10। तो सबसे पास यही दोनों हो गए, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं क्लियरली थोड़ा सा और धीरे से समझा देता हूँ, ठीक है। हमसे पूछा है उसने कि बी टाइप रेफ्रिजरेटर जो हैं वो किस ईयर में अपने एवरेज प्रोडक्शन से क्लोज आए थे। तो हमने उसका पहले एवरेज निकाल लिया, टोटल इतना था, इसका एवरेज कर लिया। अब 1900 के पास लगभग आसपास कौन से साल में आए थे, तो यहाँ देखो हमने डिफरेंस निकाल लिया। देखो 1800 से 1900 में कितना का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। 1890 में और 1900 में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा पास जो है वो इन्हीं दोनों साल में आया है, ठीक है। अगर एक 5 होता तो यहाँ, तो वो सबसे पास कौन सा था, 5 वाला था, तो वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों 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 साल में वो जो है पास आया है, क्योंकि समझ रहे हो ना, इसलिए दोनों आंसर हो गया, ठीक है। 2012 और 13 दोनों आंसर हो गया। यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, तो ये तो दूर है थोड़ा सा, सबसे पास तो यही दोनों है। चलते हैं आगे। आगे हमसे बोला है 3 ट्राइंगल हैं, 3 एंगल हैं एक ट्राइंगल के, जिनका रेशियो है 17, 13 और 15। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 17 है, स्मॉलेस्ट कितना है, 15 है। तो मतलब 17 माइनस 15 यानी कि 2 का हमें डिफरेंस, 2 का बताना है कि 2 जो रेशियो है वो कितना होगा। तो पहले तो आपको पता है कि 17 + 13 + 15 कितना होता है, ये होता है 45। ये जो है एंगल्स कितने के बराबर होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। तो 45 रेशियो जो है 180 के बराबर, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, एक रेशियो होगा 4 के बराबर। एक रेशियो 4 के बराबर, 2 रेशियो किसके बराबर होगा, 2 × 4 8 के बराबर। अच्छा सॉरी, स्मॉलेस्ट तो 13 है ना, वही मैं सोचूं गलती क्या कर रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट तो 13 है, 8 तो आ ही नहीं रहा। देखा, सिली मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है भाई, ठीक है, ठीक है। तो कितना, 4, तो 4 × 4 16 हमारा आंसर हो जाए, क्लियर। हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, बस हमने वही किया है। ये रेशियो में दे रखे तो हमने रेशियो निकाल दिया भाई, 45 रेशियो आया है, ठीक है। 45 रेशियो जो है वो 180 के बराबर, तो एक रेशियो 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमें 4 रेशियो निकालना था, तो 4 रेशियो जो है 16 के बराबर होगा, बस क्लियर। चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इफ 2 cosec + 3 cot square = 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो 4 वैल्यू दे रखी है आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात है, देखो फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, इनको साइन कॉस में तोड़ लो। तो तोड़ लेते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं 2/sin लिख सकते हैं, और 3 कॉट को लिख सकते हैं 3 cos² ये लिख सकते हैं हम। किसके बराबर है, ये 17 के बराबर है। एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये आ जाएगा 2 + 3 cos² = 17 sin²। आपको पता है sin² क्या होता है,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर, तो हम इसको वही लिख लेते हैं 2 + 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 17 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 17 प्लस माइनस 17 कॉस स्क्वायर, साथ में लिया 20 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 15 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 15/20 यानी कि 3/4। तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा √3/2। तो कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री होता है। क्लियर, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। जब आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आप जो है उसे साइन कॉस में तोड़ लो, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो। ठीक है, और मैं तो यही करता हूँ क्योंकि साइन कॉस मेरे को रटे हुए हैं, तो मैं फटाफट धड़ाधड़ पेलता रहता हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसा मैंने पहले भी यूज़ किया है, साइन को मैंने एस माना है, कॉस को मैंने सी माना है कैलकुलेशन में इजी के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहने वाला है ये, a certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a simple rate of interest in 14 years। 7 गुना हो गया भाई वो खुद का, मतलब अगर 100 रुपये था तो 7 गुना 700 हो गया वो। ठीक है, कितने साल में, 14 साल में, 14 ईयर्स में। क्लियर, उसने पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स, 18 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो 100 से 700 हो गया, मतलब कितना इंटरेस्ट बना, 600 इंटरेस्ट बना। 600 इंटरेस्ट बना कितने पे, कितने साल में, 14 साल में। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट होता है 1 साल का, 1 साल में कितना रेट हो जाएगा 600/14, ये रेट हो गया। अब उसने पूछा कि 18 गुना हो जाएगा, मतलब 100 से 18 गुना हो गया, 1800 हो गया, है ना। तो कितने का इंटरेस्ट कितना बना, 1700 इंटरेस्ट बना। 1700 इंटरेस्ट बना, हमें कितने साल में पूछा है, तो 1700 इंटरेस्ट बना 100 पे बना। ठीक है, रेट हमें पता है 600/14, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला तो होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/R/T/100। वही तो हमने किया है, और कुछ हमने रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यही हमने किया, कट कर लो, इसको कट कर लिया, 2 जीरो यहाँ से ही यहाँ से चले गए, तो ये हो गया 17 × 14/6 इक्वल्स टू टाइम आ गया, कट कर लो 7, ये 3 आ गया, 17 7 119/3 डिवाइड कर लो, 3 × 9 27, 39 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वगैरह 0.67 भी आ जाएगा जब सॉल्व करोगे, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इसमें यही चीज़ नोट करनी थी कि अगर एक सम जो है वो 7 गुना होता है, ठीक है, तो उस पर ब्याज जो है वो 6 गुना लगता है, समझ रहे हो। अगर एक सम था वो 7x हो गया, तो उस पर ब्याज कितना लगेगा, उस पर ब्याज मिला 6x। इतना ही बस लॉजिक आपको ध्यान रखना था। ठीक है, सेम चीज़ है, 18 गुना हुआ तो ब्याज कितना लगा 17x, समझ गए, वही हमने लॉजिक लगाया। ठीक है, और हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। तो आशा है ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। ठीक है, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर किसी क्वेश्चन को आप मुझसे बेटर वे में फास्ट कर सकते हैं और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो आंसर लिख के बता सकते हैं। मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि उसी आंसर उसी वे में आपको करवा सकूँ, ताकि आप और बेटर हो सके मैथमेटिक्स में। ठीक है, और आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए। सो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।